The convolution layers introduced previously were 2D convolutions, extracting 2D patches from images, image tensors, and applying an identical transformation to every patch. In the same way, you can use 1D convolutions, extracting local 1D patches, subsequences from sequences. तो ये जो आपके पास शेप दिखाई हुई है, सी फिगर 6.26, ये आपके इनपुट हैं, ये आपके आउटपुट फीचर्स हैं, एक्सट्रैक्टेड पैचेस, डॉट प्रोडक्ट विद वेट्स, और ये आउटपुट फीचर्स. Such 1D convolution layers can recognize local pattern in a sequence because the same input transformation is performed on every patch. A pattern learned at a certain position in a sequence can later be recognized at a different position. A pattern learned at a certain position in a sequence can later be recognized at a different position. तो ये तो बिल्कुल वही कन्वोल्यूशन वाला हो गया कि अगर आपका इमेज में एक कोई पैटर्न है, पैटर्न रिकॉग्नाइज हुआ है किसी इमेज के किसी पार्ट के ऊपर, तो आप वो कहीं भी उस पार्ट को फिर लोकेट कर सकता है आपका जो एल्गोरिदम है. तो बिल्कुल ऐसे ही एक अगर सीक्वेंस आपने कहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उस सीक्वेंस को आप किसी भी दूसरी जगह पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क. ठीक है. मेकिंग 1D convolution translation invariant for temporal translations. For instance, a 1D convent processing sequences of characters using convolution window of size 5 should be able to learn word or word fragments of length 5 or less, and it should be able to recognize these words in any context in an input sequence. A character level 1D convent is thus able to learn about word morphology. तो आपका अगर 5 वर्ड का एक 5 करेक्टर्स का एक वर्ड है, तो और उसने सीक्वेंस को लर्न कर लिया है, तो वो सीक्वेंस वो कहीं भी उसको आइडेंटिफाई कर लेगा या किसी भी जगह पे आपके टेक्स्ट में. 1D pooling for sequence data. You are already familiar with 2D pooling operations such as 2D average pooling and max pooling used in convents to spatially downsample image tensors. आपको पता है कि आप उसमें क्या करते हैं, इमेज टेंसर में आप जब 2D पूलिंग करते हैं तो जो पिक्सल की जो एक हाई वैल्यू होती है, तो उस हाई वैल्यू को आप ले लेते हैं और जो लो वैल्यूज होते हैं उनको आप ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वो जो स्पेस जो है उसके यानी उस स्पेस के आसपास जो पिक्सल होते हैं उसमें से जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर प्रॉपर्टीज शो कर रहा होता है, तो उस पिक्सल को आप पिक कर लेते हैं. इसको 2D पूलिंग कहते हैं. The 2D pooling operation has a 1D equivalent, extracting 1D patches, subsequences from an input and outputting the maximum value, max pooling, or average value, average pooling. Just as with 2D convent, this is used for reducing the length of 1D inputs, subsampling. अगर आपके बहुत ज़्यादा जो है इनपुट हैं, ह्यूज इनपुट्स हैं, तो उसके अंदर से आप 1D पूलिंग के ज़रिए आप उसको हम इनपुट्स को रिड्यूस करते चले जाएंगे, जिसको कि सब सैम्पलिंग कहते हैं. Implementing a 1D convent. In Keras, you use a 1D convent via the conv 1D layer, which has an interface similar to conv 2D. It makes as input 3D tensor with sample time features and returns similarly shaped 3D tensors. ठीक है. आपके पास जो है हमने 3D टेंसर, इस ये टेंसर आपके इनपुट जाएगा, उसके अंदर
मतलब आपके जो कौन कौन 1D लेयर जो है उसके अंदर आपके पास ये इनपुट जाएगी और रिटर्न क्या होगा, सिमिलर 3D टेंसर शेप रिटर्न होगी। द कन्वोल्यूशन विंडो इन 1D window the convolution window is a 1D window on the temporal axis 1 in the input tensor। तो ये एक्सिस 1 जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एक्सिस है तो ये आपका जो है कन्वोल्यूशन विंडो जो है वो इस पे चल रही होगी। ये आपका टाइम वाला एक्सिस है। टाइम वाले एक्सिस पे आपके पास जो है वो सीक्वेंसेस मतलब उसको आप कर रहे होंगे। एक्सिस 1 सर या कॉलम्स नहीं होंगे, फीचर्स नहीं होंगे एक्सिस 1? ये आपका है सेकंड, ये फर्स्ट, ये 0 एक्सिस ना हुआ, 0 नहीं, 1 मिनट, हाँ ये 0 1 2 ना हुआ, ये फर्स्ट एक्सिस है। क्योंकि आप जब टाइम की बात कर रहे होते हैं तो जैसे आप अगर फर्ज करें आपके पास टाइम एक्सिस है, जैसे कि हर 10 मिनट के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है, तो वो वाला आपके जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे है ना। जैसे आपने 240 ऑब्जर्वेशन लिए हैं एक दिन में, ठीक है, 240 ऑब्जर्वेशन हैं, तो वो यहाँ पे है ना। 240 वाला कॉलम ये मतलब 240 वाला जो एक्सिस है वो ये है, और 14 जो फीचर्स हैं आपके वेदर के वो यहाँ हैं, तो टाइम वाला यहाँ है, और यहाँ आपके मतलब बैचेस जो आगे। सर लेट्स एक्सक्यूज मी, बिल्ड। जी जी। सर एक्चुअली आज मेरा नेट का इश्यू हो रहा है, मैं बार बार ना मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। ये 1D कन्वर्ट और कन्वर्ट 2D, इसमें सिर्फ मुझे डिफरेंस बता दें। 1D कन्वर्ट में हम टाइम को मतलब 3D को मेजर कर सकते हैं, और उसमें हम सिर्फ क्या कहेंगे मतलब नहीं, एक मिनट एक मिनट, 2D। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। कॉन 2D जो है आपने यूज़ किया था इमेज प्रोसेसिंग में, ठीक है, वो उसकी जी, इनपुट क्या होती थी, उसकी इनपुट भी ऐसे आती थी कि मतलब आपके पास सैंपल एंड चैनल, फीचर्स। चैनल जी, रोज, चैनल्स, ठीक है, यहाँ रोज। चैनल चैनल आता था यहाँ पे, देखा है कॉलम जी, रो, वो ठीक है, हाइट विड्थ। हाइट विड्थ, ठीक है, हाइट विड्थ आती थी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास फीचर्स, ठीक है, आपके पास जो टेम्परेचर, प्रेशर, वट एवर, यहाँ पे आगे 14 फीचर इधर आ गए, और यहाँ पे हम्म। आपके पास जो है ना ऑब्जर्वेशंस आ गई। आपके पास जो टाइम है, यानी कि टाइम से मुराद आपके पास कितनी कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं एक दिन में, 240, ओके। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके बैचेस या सैंपल जो भी है, तो ये आपके 1D कॉन्वेंट जो है वो भी इनपुट कितनी ले रहा है, 3D की फॉर्म में ले रहा है, ठीक है, ओके, और आपको आउटपुट भी 3D ही देगा। 3D ही आपकी जो रिटर्न आएगी शेप वो भी 3D होगी। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या होगा, अभी तो डिफरेंस अभी तो कोई नहीं है, अभी आगे देखें क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पे देखें ना, 1D इक्वलेंट 2D पुलिंग ऑपरेशन है, ये तो पुलिंग आ गई ना, पुलिंग की तो बाद में बात होगी। पुलिंग हम यहाँ पे लगाएंगे अभी, मेरे ख्याल में आगे यहाँ पुलिंग ये लगी, ये मैक्स पुलिंग 1D, ठीक है। अब ये देखें ना, ये आपके पास कॉन्फ 2D इनपुट शेप किधर है, ये आपके पास अपना इनपुट शेप ये आ रही है। I mean, ये तो आपका एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग हो गई। ये कॉन्फ 1D हम सर ये उसमें, है ना मॉडल डॉट एड लेयर कॉन
1D 32 7 एक्टिवेशन रीलोड। हाँ, ये ये नीचे हम दिया हुआ तो है। ये हम कौन सा वाला है, ये कौन सा एग्जांपल है ये? let's- सर ये वही चला आ रहा है ना अच्छा, वही फोरकास्टिंग का। वही वही ऊपर वाला है। जी ये एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ये कौन सा है? एक्स ट्रेन कौन, वही ऊपर वाला एक्स ट्रेन वाई ट्रेन है? जी, ये एक वही मिनट, चला। IMDb है आई एम सर, डी बी ही इसमें है, लिखा सही। हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक आई ठीक। एम डी IMDb बी, वो वेदर वाला नहीं, आई एम डी बी है। अच्छा, सही है। तो करते हैं आगे, देखते हैं मज़ीद अगर डिस्कशन करनी पड़ी तो करेंगे। इन केस यू यूज़ 1D कॉन्वेंट, ये हो गया आपका। आपके पास इनपुट जो है आपने 3D टेंसर देना है, ठीक है। जिस तरह आप कॉन्वोल्यूशन 2D में देते हैं उस तरह 1D में देना है इनपुट, ठीक है। वही वही इनपुट यानी कि 3D इनपुट देनी है। Let's build a simple two-layer 1D convent and apply it to two IMDb sentiment classification task you are already familiar with. A reminder, as a reminder, this is a code for obtaining and processing the data. तो आपके पास जो है ये आ गया। इसको हम उठा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसको साथ साथ कर लेते हैं। तो ये सारा वही कि आपके जो स्ट्रक्चर है उसका ये बता रहा है। कौन अपना स्टैक करेंगे पहले आप, कौन 1D, फिर उसके बाद मैक्स पूल 1D लगाएंगे, फिर उसके बाद एक फ्लैटन की लेयर लगाएंगे, फिर एक डेंस लेयर लगाएंगे। क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन की उसमें सूरत में आपका वो डिफरेंट होगा एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक मिनट, जाज भाई आप इनपुट दिया करें सर, ठीक है। सर अभी तो सब ब्लैंक है, अभी तो समझ ही नहीं आ रही। सर कौन 2D हमने किया था ना, तो एक तो हमें उसने बताया RNN या LSTM या ग्रू से बताया ना कि डिफरेंट उसके हैं पड़े सीक्वेंस सीक्वेंस प्रोसेसिंग जो है, ठीक है। उसके लिए आपके पास वो जो है ग्रू है, LSTM है और RNN है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कि जो कॉन्वोल्यूशन जो है, हमने जो कॉन्वोल्यूशन हमने 5वें चैप्टर में पढ़ी थी, उसको यूज़ करते हुए भी हम जो है सीक्वेंस प्रोसेसिंग को कर सकते हैं अचीव। और वो कहता है कि इसके रिजल्ट्स जो हैं, जो सिंपल टास्क कहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है और इसके साथ साथ ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, तो वो ये जो है कन्वोल्यूशन जो है ये उसको ज़्यादा बेटर तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो अब हम उसको, लेकिन वो ये कि हम कौन 1D करना है, 2D नहीं, कौन 1D से करना है इसको, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब हमारे पास जो शेप जो है सिंपली क्या किया है, पहले तो फीचर्स रखे हैं 10,000 और मैक्स लेंथ जो है वो 500, यानी कि हर रिव्यू की जो लेंथ है वो 500 रखी है, ठीक है, ताकि एक वेक्टराइज टेंसर फॉर्म में हमारे पास हर रिव्यू जो है ना वो आ जाए, ठीक है। और मैक्सिमम वर्ड जो उसकी डिक्शनरी है उसमें से 10,000 टॉप
टॉप मोस्ट अकरिंग जो वर्ड्स हैं वो 10,000 लिए हैं। तो ये आ गया आपके पास 25,000 ट्रेनिंग में है आपके पास रिव्यूज़, और 25,000 टेस्ट में है। अच्छा, और उसके बाद आपने पैडिंग की, ठीक है, और उसमें आपने क्या रखा है, मैक्स लेंथ। अब इसमें यहाँ पे ट्रंकेट हो जाएगा, अगर कोई रिव्यू 10,000 यानी कि 500 से ज़्यादा का है या 500 से कम का है, तो वो 500 पे ले आएगा, उसको पैड कर देगा, ठीक है, उसमें पैडिंग हो जाएगी, वो 0 से पैड हो जाएगा। तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई। अब आपके पास 25,000 रिव्यू, हर रिव्यू कितने वर्ड्स, कितने लेंथ का है, कितने वर्ड्स का है, 500 वर्ड्स का, ठीक, जिसके अंदर भी पैडिंग भी है। या तो बड़े रिव्यू को उसने ट्रंकेट करके 500 कर दिया, या छोटे रिव्यू को पैड करके उसने 500 तक गया है। और अब ये है पार्ट इसका 1D वाला। यहाँ पे हम जिस तरह पहले हम एम्बेडिंग यानी कि एम्बेडिंग लेयर डालते हैं, एम्बेडिंग में से ये पास होता है आपका इनपुट, उसके बाद फिर जो है ये क्या चीज़ थी, भूल गया, ये डायमेंशन थी, एम्बेडिंग डायमेंशन, ठीक, मिनट, embeddings, input dimension, output dimension, embedding initializer, max integer size of the vocabulary, integer dimension of the dense embedding। तो आपके पास ये पहला जो है ना, आपके पास हो गया मैक्सिमम फीचर्स, आपके पास 10,000 है, ठीक है, 10,000 टोटल आपके वोकेबलरी वर्ड जो है 10,000। और ये 128 जो है, हाँ जी, ये आपके आउटपुट डायमेंशंस हैं, मतलब कितनी डायमेंशंस हमें ये आउटपुट करके देगा, ठीक है, ये आपकी आउटपुट डायमेंशंस होंगी 128। ये कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है। और इनपुट लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द इनपुट सीक्वेंसेस व्हेन इट इज कांस्टेंट। तो ये इनपुट लेंथ वो आपकी 500 शायद, इनपुट लेंथ इज इक्वल टू मैक्स लेंथ। तो आपके जो हर रिव्यू की लेंथ है वो 500 है ना, तो यहाँ पे ये इसके पैरामीटर्स इसमें डालते हैं। उसके बाद अच्छा, एम्बेडिंग जो है हमें आउटपुट क्या करती है, ये ज़रा हम यहाँ देखते हैं। ये देखें, ये इनपुट शेप हम देते हैं 2D विद शेप दिस बैच साइज एंड इनपुट लेंथ, और आउटपुट शेप हमारे पास क्या आती है 3D बैच साइज, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इसकी हमारे पास ये आ गई। अब हम फर्दर जो है इसकी इसकी जो आउटपुट बन गई आपकी एम्बेडिंग की आउटपुट जो बन गई, वो क्या, किसकी इनपुट बनेगी, कॉन्फ 1D की, ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है उसमें कि कॉन्फ 1D जो है 3 डायमेंशन लेता है, ठीक है, यही हमने अभी पढ़ा इधर, ये लिखा हुआ इधर यहाँ, कॉन्फ 1D टेक्स 3D, यहाँ लिखा हुआ था ये, you use 1D convent
via the Con 1D layer, which has the interface similar to Con 2D. It takes input 3D tensor with shape, sample, time, features. ठीक है, तो ये आपका वही चीज़ आ गई। इसकी जो आउटपुट आएगी, इसकी आउटपुट आए 3D, वो किसकी इनपुट बन गई? इसकी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखें ये ट्रेन क्या है, ये 2D है ना, एक्स ट्रेन 2D है, तो यहाँ आप देखें कि इसकी इनपुट जो है वो 2D है। ठीक है, बैच साइज इनपुट, तो ये 2D और फिर ये 3D यहाँ पे, और इसकी आउटपुट क्या आएगी? मैक्स पूलिंग की, मैक्स पूलिंग की आउटपुट आएगी यू आर। अच्छा, ये तो खैर 1D पैचेस ये आपको सिंपलीफाई करके देता है, यानी ये सब सैम्पलिंग वहाँ से आपके मैक्स पूल के ज़रिए या एवरेज पूलिंग के ज़रिए सब सैम्पलिंग करता है, तो रिड्यूस करता है आपकी इनपुट्स को। जैसा कि हमने देखा था कि मैक्स पूल कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में क्या करता था, वो अगर फर्स्ट किया 4 पिक्सल हैं, 4 पिक्सल्स में से जो है ना, जो एक पिक्सल जिसकी वैल्यू ज़्यादा हाई है, डेंस पिक्सल है, तो उसको पिक कर लेता है, बाकी 3 को ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो ये उसका काम है। या एवरेज कर लेता था, अगर एवरेज पूलिंग करते थे तो उसके अंदर वो एवरेज ले लेता था उन 4 पिक्सल्स की। ठीक, तो इसी तरीके से ये भी सब सैम्पलिंग करेगा। ठीक है, उसी तरीके से। तो यहाँ पे ये लग गया, इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे वो लगा दें जीपीयू वाली कमांड। ये हम जीपीयू वाला यहाँ लगा दें, ये ट्रेन जब करेगा तो जीपीयू पे करेगा। और ठीक है जी, ये आपका हो गया। तो अब हम यूँ समझें कि कन्वोल्यूशन को यूज़ करते हुए जो है हम उसको मूवी रिव्यूज़ को जो है वो क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, figure 6.8 centimeters shows the training and validation results. Validation accuracy is somewhat less than that of the LSTM, but runtime is faster on both CPU and GPU. अब मसला ये है कि LSTM जो है ना वो स्लोअर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हमारे पास परफॉर्मेंस कॉन्स्ट्रेंट्स हों
तो उसको हम कंसिडर करते हुए हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को, ठीक है। The exact increase in speed will vary greatly depending on your exact configuration. At this point, you could retain this model for the right number of epochs, 8 epochs, and run it on the test set. Uh, this is convincing demonstration that the 1D convent can offer the fast, cheap alternative of recurrent neural network on a word level sentiment classification task. तो हमने ये वर्ड लेवल यानी कि करेक्टर लेवल पे नहीं किया, एक है करेक्टर लेवल के ऊपर, ठीक है, उसमें आप हर करेक्टर को जो है एक वेक्टर बना देते हैं, लेकिन ये हमने किया है वर्ड लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है आपके पास ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये RNN की टेक्निक नहीं है, उसका अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव इस सेंटेंस से हमें पता और लगा। सर ये वर्ड लेवल के ऊपर आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को दे देता है, यानी कि लेकिन आपको आपके पास वो तो ज़्यादा गेन नहीं आएगी इसमें, मतलब लॉस वगैरह इतना ज़्यादा RNN के मुकाबले में इतना रिड्यूस नहीं होगा वैलिडेशन का, लेकिन आपको जो ये जो है ना परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा बेटर रहेगा, लेकिन वो भी वर्ड लेवल के ऊपर, कैरेक्टर लेवल के ऊपर नहीं, यही इसे कह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि जो हमने वो एग्जांपल किया ना पहले, वो उसमें उसने कैरेक्टर लेवल तक गया है, मिसाल के तौर पे ये चीप है सी, तो सी को उसने फिर वेक्टराइज किया है, फिर एच को वेक्टराइज किया है, ई को वेक्टराइज किया, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे वर्ड्स को सिर्फ वेक्टराइज किया उसने। तो ये हो गया, ये अभी देर लेगा, हम फिर आगे चलते हैं, ये टाइम ले रहा है, अभी आगे चल पड़ते हैं, इसको देख लेंगे। आगे आगे जी कंबाइनिंग द CNN, अब हम CNNs और RNNs को इकट्ठे भी कर सकते हैं, बिकॉज 1D कन्वेंट्स प्रोसेस इनपुट पैचेस इंडिपेंडेंटली, they aren't set sensitive to the order of the time steps beyond the local scale, the size of the convolution windows। अच्छा, तो आपकी जो टाइम स्टेप हैं वो जो आपके कॉन्वेंट्स हैं, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है वो टाइम स्टेप से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो अनलाइक RNNs, लेकिन RNN जो है आपके टाइम स्टेप को देख रहा होता है, लेकिन इसमें जो है मेरे ख्याल वो सिर्फ एक सैम्पल्स को देख रहा होता है, सब सैम्पलिंग जो है वो उसमें से उसको देख रहा होता है, सैम्पल्स ले रहा होता है। Of course, to recognize long-term patterns, you can stack many convolution layers and pooling layers, resulting in upper layers that will see long chunks of the original inputs. But that's still a fairly weak way to introduce order sensitivity. One way to evidence this weakness is to try 1D convents on the temperature forecasting problem, where order sensitivity is key टू प्रोड्यूसिंग गुड प्रोडिक्शंस। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर का जो वेदर फोरकास्टिंग के प्रॉब्लम को अगर हम 1D से सॉल्व करने की कोशिश करें इससे, तो वो नहीं अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर फोरकास्टिंग या वेदर फोरकास्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा डिपेंडेंट है आपके जो है ऑर्डर सेंसिटिव है, ठीक है, ऑर्डर सेंसिटिव है कि आपका जो ऑर्डर में होना चाहिए। The following example reuses the following variable defined previously: float data, train gen, val gen, val steps। ये हमारे ऊपर जो एग्जाम्पल है उसमें ये सारे हम रीयूज़ करेंगे, ठीक। उसी वेदर फोरकास्टिंग को हम दोबारा से इधर लेके आ रहे हैं, ठीक। तो अब हम मेरे ख्याल कंबाइन कर रहे हैं किसके, अच्छा कंबाइन नहीं करे फिलहाल, आप मल्टीपल कॉन्व 1D लेयर्स लगा रहे हैं और मैक्स पूल लगा रहे हैं मल्टीपल, और
उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें काउंट 1D से। सर ऑर्डर सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? फिर जब हम जो फोरकास्टिंग करते हैं उसमें भी तो हमारे पास सीक्वेंस ही होता है डाटा का अच्छा, ऑर्डर फॉर्म में। एक सवाल है मेरे जहन में, काफ़ी दिनों से तंग कर रहा है मुझे भी, और आप लोग भी ज़रा सुन लें वो सवाल। हमने ठीक है। जो क्वेश्चन किया था इधर, हाँ अपने जो है ना मैम आरशी बैठी हैं, तो इन्होंने भी ये सवाल किया था। ये सवाल ये है कि ये जो आपका वेदर फोरकास्ट वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये करता है इसको रेंडमाइज, ठीक है। जो मुझे सवाल बहुत तंग कर रहा है और अभी तक मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ पे वो वेदर के डाटा को देखें, यहाँ पे देखें ये इफ शफल मतलब अगर आप शफल ट्रू है, यहाँ पे शफल फॉल्स है, ठीक है, कि आपके जनरेटर के अंदर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी फॉल्स है। लेकिन अगर ट्रू है, ट्रू अगर हो तो ये इसको डाटा को क्या करे, रैंडम इंडेक्स ले ले। तो ये रैंडम इंडेक्स करता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ से इंडेक्स ले लेता है तो फिर वो यहाँ आके इसको इंडेक्सेस को उसी तरीके से उठा लेता है। अब ये तो डाटा हो गया रेंडमाइज, ठीक है, रेंडमाइज हो गया, और उसके बाद हमने इसके ऊपर वो लगाया RNN या जो भी लगाया, ग्रू लगाया, तो लेकिन डाटा तो रेंडमाइज हो गया। अब हमने जब इसके अंदर ये पास कराया ट्रेन जेन का जनरेटर, ठीक है, और हमने इसके अंदर दिखा शफल इज ट्रू, दैट मीन्स ट्रेन डाटा जो है, ट्रेन जनरेटर जो प्रोड्यूस कर रहा है आपके बैचेस, वो रेंडमाइज कर रहा है, ठीक है। शफल देखें, यहाँ शफल लिखा हुआ, ठीक है, वो रैंडम पैटर्न में उठा रहा है। अब यहाँ पे जो है दोबारा चीज़ ये आ गई, जब RNN जो है वो स्ट्रांगली डिपेंडेंट है किस पे, यहाँ जो लिखा हुआ है, अभी देख रहे थे ना हम, कहाँ है, ऑर्डर सेंसिटिविटी। वन वे टू evidence this weakness is to try 1D convents on the temperature forecasting problem where order sensitivity is the key to producing good predictions। अब मसला ये है कि हमारे पास डेटा है जनाब 2009 से लेके पता नहीं 2016 तक 7 साल का डेटा है। अब 7 साल में अगर आप फ़र्ज़ किया आपने लिया जी पहली 3 लाख जो है ना वो आपने ले ली, किसके लिए आपने रख ली हैं, किसके लिए, ये 2 लाख, ठीक है, 2 लाख इंडेक्स आपने रख लिए, टोटल 4 लाख हैं, ठीक है, तो उसमें से 2 लाख आपने रख लिए ट्रेनिंग के लिए, ठीक। लेकिन उसको आपने उसमें फिर आपने रेंडमाइजेशन डाल ली है, यहाँ पे शफल कर दिया। जब शफल कर दिया तो दैट मीन्स आपका वो सीक्वेंस तो ब्रेक हो गया, ठीक है, सीक्वेंस ब्रेक हो गया, उसने सारे का सारा रेंडमाइज कर दिया। तो फिर जो है ना थोड़ा सा सर ये सर जितनी भी मतलब एग्जांपल्स दिए हैं ना, इसमें जैसे शफलिंग करी है RNN में, जैसे वो 2 उन्होंने उसके प्रोसेस बनाए, एक में वो मतलब बिल्कुल रिवर्स उठा रहा है, एक में बिल्कुल डायरेक्ट उठा रहा है। तो ये जितने भी उन्होंने प्रोसेस बनाए हैं, तो ये सारे